हेलो एवरीवन, पीजी दिस साइड। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर के आया हूँ सीए फाइनल एफआर इंडेस 38 इंटेंजिबल एसेट। हमने जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी वो की थी इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। आज ये वीडियो रहने वाली है इंडेस 38 इंटेंजिबल एसेट के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा इंडेस है, बहुत छोटे छोटे से 10 कंसेप्ट हैं इसके अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आप 6 से 8 नंबर बहुत अच्छे से इसको आप सिक्योर कर सकते हो। उसको कर करके एग्जाम के अंदर इसमें से एमसीक्यूज या फिर डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांस होते हैं डिस्क्रिप्टिव से। एमसीक्यू में से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हाई चांस होते हैं एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सेपरेट इसी इंडेक्स से लिंक करके आपको मिलेगा। फटाफट से इसको इंडेक्स को रिवाइज करते हैं, और इस रिवाइज करने के बाद आप फटाफट से आईसीआई के स्टडी मैट के, आरटीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और एमटीपी, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इंस्टीट्यूट के सॉल्व करो। फिर से एक बार इस रिवीजन वीडियो को देखो, आपका ये इंडेक्स हो जाएगा बिल्कुल सिक्योर। एग्जाम के अंदर 100% मार्क्स आ जाएंगे। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इस इंडेक्स को। सबसे पहले समझेंगे आज हम इसका मतलब, इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट, मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। ऐसी आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। इस इंडेक्स के अंदर, इस मीनिंग के अंदर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आइडेंटिफाइबल का मतलब, फिर हम समझेंगे नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब, फिर हम समझेंगे विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब। ये तीन वर्ड्स को आप, इन तीन कीवर्ड्स को अच्छे से याद करेंगे, इन तीन वर्ड्स को समझो, आपका एक मीनिंग क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले आपको इस मीनिंग को समझने समझने के लिए, आप कभी भी किसी भी क्लाइंट पर ऑडिट पे जाते हो, वहाँ पर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मिलते हैं होते हैं टैली या फिर एसएपी। हम बात करते हैं एसएपी की। आपके क्लाइंट ने एसएपी का लाइसेंस लिया हुआ है 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स का लाइसेंस लिया हुआ है। मुझे बताओ, क्या आप उस सॉफ्टवेयर को फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो? आंसर इज नो। आप सिर्फ और सिर्फ वो सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की होती है उसको देख सकते हो। क्या वो क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं उसको चेक कर सकते हो, बट आप फिजिकली वेरीफाई इसको नहीं कर सकते। तो इस इंडेक्स ने कहा है इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है ऐसी आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। तो हमने सबसे पहले समझ लिया जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। मेरे एग्जांपल में एसएपी का आपका जो लाइसेंस है वो क्या है, उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। उस एसएपी के लाइसेंस को आपने क्या एक दूसरी एसेट से सेपरेट कर सकते हो? आंसर इज यस। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और कंप्यूटर है, या वो कंप्यूटर अलग है और आपका सॉफ्टवेयर अलग है। जो वो आपका सॉफ्टवेयर अलग है उसकी एक सेपरेट कॉस्ट है, आपने उसको एक लीगल राइट्स के थ्रू ऑब्टेन किया है। तो हमारे आइडेंटिफाइबल का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ये असेट का सॉफ्टवेयर, जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये एक आइडेंटिफाइबल है और सेपरेट भी है, और ये आपने लीगल राइट्स के थ्रू ऑब्टेन किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स के थ्रू आपने ऑब्टेन किया है इसको। ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। आइडेंटिफाइबल का मतलब समझ में आ गया, फिजिकल सब्सटेंस का मतलब समझ में आ गया। फिजिकल सब्सटेंस का मतलब कोई टेंजिबल नहीं है, नॉट सीनेबल है, नॉट अचेबल है। आइडेंटिफाइबल का मतलब है asset is identifiable if it is separable and arise from contractual और other legal rights। ठीक है, इसके अंदर सेकंड कीवर्ड आता है हमारा नॉन मॉनिटरी एसेट। नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब होता है ऐसी असेट जिसके कंट्रोल कर जिसका कंट्रोल एंटिटी के पास है, जिसका कंट्रोल आपकी कंपनी के पास है, और उससे जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में अराइज होने वाले हैं वो आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के ऑब्टेन करोगे। समझते हैं इसको? आपकी कंपनी ने एसएपी इंस्टॉल करा, इस एसएपी की इंस्टॉलेशन से क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिलेगा वो मिलेगा आपके अकाउंटिंग प्रोसेस जो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। जितनी भी आपकी आप अकाउंटिंग एंट्रीज है वो इजीली आपके अंदर अकाउंट सॉफ्टवेयर में हो पाएंगी। उसके लिए आपका क्या होगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गया आपको। अब क्या ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो आपको मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी के कंट्रोल में है? आंसर इज यस। इस कंट्रोल को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी और को लेने से। जैसे ये जब आपकी कंपनी ने सॉफ्टवेयर को परचेज किया होगा, एक सीरियल की मिली, सीरियल की आपकी जब इंस्टॉल्ड हुई आपके सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी ही उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकती है। कोई बाहर वाली दूसरी कंपनी उस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकती। तो ये इंडेक्स ही कहता है आपकी एसेट आइडेंटिफाइबल भी है, नॉन मॉनिटरी एसेट है और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। नॉन मॉनिटरी का मतलब एक और आता है इसके अंदर, जो आपने एसएपी परचेज किया है नॉट फॉर फर्दर सेल, आप उसको फर्दर सेल आउट नहीं करोगे, उसको आप खुद कंपनी के अंदर यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया आगे सेल कर दिया। अगर आपकी इंटेंशन सेल करने की है तो वो नॉन मॉनिटरी एसेट नहीं, मॉनिटरी एसेट हो जाती है। वो नॉन मॉनिटरी नहीं, मॉनिटरी एसेट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप फर्दर सेल कर रहे हो तो वो आपकी इंडेक्स टू इन्वेंट्री के अंदर क्लासीफाई होगी, फिर वो आपकी इंटेंजिबल एसेट नहीं बनेगी। आपका काम होना चाहिए आप उसको यूज करोगे और अपना इकोनॉमिक बेनिफिट ले लोगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होती है, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं डेफिनेशन को। एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है जी, हमारा इंटेंजिबल एसेट का मीनिंग क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं, अगर
क्या हमारी ये कंडीशन तीनों सैटिस्फाई होनी चाहिए? आंसर इज़ येस। अगर कोई भी एक कंडीशन फेल होती है, आप उसको इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। आप उस खर्चे को पी&एल के अंदर एक्सपेंस बुक कर लोगे। ठीक है, हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। एग्ज़ाम्पल बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्पल्स की इंटेंजिबल एसेट की, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एसएपी की बात करी, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकती है, मोशन पिक्चर फ़िल्म्स हो सकते हैं, कस्टमर की लिस्ट हो सकती है, मॉर्टगेज सर्विस राइट्स हो सकते हैं, फिशिंग लाइसेंस हो सकता है, कोई इम्पोर्ट कोटास हो सकते हैं, फ्रेंचाइज़ी का लाइसेंस ले रखा है आपने, कस्टमर्स और सप्लायर रिलेशनशिप एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम्पल हो गए। फिर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इंड एस 38, इसको सिर्फ़ रीड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नॉन इंड एस 38 कहता है कि कहाँ-कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें इन्वेंटरी के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, डेफर्ड टैक्स में एप्लीकेबल नहीं होगा, लीज़ेज़ का केस है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, इंड एस 19 एम्प्लॉयी बेनिफिट पे एप्लीकेबल नहीं है, इंड एस 32 फाइनेंशियल एसेट पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको कोई गुडविल अराइज़ होती है अंडर द बिज़नेस कॉम्बिनेशन, तो वो गुडविल जो आपकी है वो इंटेंजिबल एसेट है, पर लेकिन वो इंड एस 38 से आउट ऑफ स्कोप में हो जाती है। फिर हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज़ हेल्ड फॉर सेल। अगर आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट भी है, उसको आपने हेल्ड फॉर सेल कर दिया, आप उसको फर्दर यूज़ नहीं करोगे, तो भी वो इंड एस 38 में कवर नहीं होगी, वो 105 के अंदर कवर होगी। कोई आपका रेवेन्यू है, कोई डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इसको सिर्फ रीड करो, आगे चलो, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं बनता कभी एग्जाम के अंदर। फिर आते हैं हमारा सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इनिशियल रिकॉग्निशन बात करते हैं, आपका एक जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि इंटेंजिबल एसेट को आप अपनी बुक्स में एज एन इंटेंजिबल एसेट जब ही रिकॉर्ड करोगे जब उससे दो बातें निकल गई, क्या आप उस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लोगे, ठीक है, और उस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के बाद उस इंटेंजिबल एसेट की आप कॉस्ट को भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस एसेट का लेंगे और रिलायबली मेजर भी कॉस्ट कर सकते हैं। सिर्फ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है, अभी हमने एग्जांपल लिया था ऊपर एसएपी का। एसएपी से क्या होगा एसएपी से क्या होगा, आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को हेल्प मिलेगी, आपके जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, सारे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, आपको अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा आपके अकाउंटिंग सिस्टम में। तो क्या हुआ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, जब आपने एसएपी को परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल उसका लाइसेंस 5 ईयर्स लिया, आपने 5 ईयर का जब लाइसेंस लिया, उसकी कॉस्ट आई 25 lakhs, उसकी कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर लो एज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इन शॉर्ट हम बात करें, सबसे पहले आपको अगर कोई भी एसेट को आपकी कंपनी कहती है कि इंटेंजिबल एसेट है और इसको हमें रिकॉर्ड करना है, सिंपल सी बात देख लो, क्या वो डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट को सेटिस्फाई करती है, आंसर यस करती है। क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा। क्या हम उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसको आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, अब अगला फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट को मेजर करने के होते हैं 6 तरीके। पहला, आप किसी भी इंटेंजिबल एसेट को सीधा मार्केट से जाओ, एक्वायर कर लो। ठीक है। सेकंड, आप इंटेंजिबल एसेट को मार्केट पे जाते हो, एक्वायर करते हो और डेफर्ड क्रेडिट पे, मतलब क्रेडिट उधार लेकर के आते हो। ठीक है। थर्ड होता है, किसी भी आप इंटेंजिबल एसेट को एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, या बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू आपकी इंटेंजिबल एसेट आ सकती है, या हो सकता है आप इंटरनली आपने जनरेट करी इंटेंजिबल एसेट। और सिक्स्थ पॉइंट हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू आपके पास इंटेंजिबल एसेट आ सकती है। तो हम फटाफट से इन 6 पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे आप अपने इंटेंजिबल एसेट को मेजर कर सकते हैं, कैसे आप डे वन पे उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इंटेंजिबल एसेट की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंजिबल एसेट इन केस ऑफ एक्विजिशन। जब भी आप मार्केट में जाते हो, ऐसे फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है, आप सिंपल क्या करते हो, जितना आपका परचेज प्राइस है उसको लोगे, प्लस कर दोगे कोई भी आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट की कॉस्ट आती है, कोई टेस्टिंग की फीस आती है, कोई प्रोफेशनल फीस, कोई ऐसी फीस जो आपकी डायरेक्टली जो आपकी कंपनी को यूज करना है, जो यूज करने के लोकेशन एंड कंडीशन पे ला सके, उस पोजीशन पे ला सके, उसको एक प्रोफेशनल फीस को भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन से खर्चे हैं जो आप इंक्लूड नहीं करोगे, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस को इंट्रोडक्शन करने में मार्केट में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एडवर्टाइजिंग कर दिया, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को आप इंक्लूड नहीं करोगे। कोई भी एडमिन एंड जनरल ओवरहेड, कोई भी आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आपको रिकॉर्ड नहीं करने। कोई भी ऐसी कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट है, आपने उस इंटेंजिबल एसेट को यूज करके कोई फर्दर न्यू अपनी फ्रेंचाइजी खोली, उसमें आपने यूज़ किया, आप उसकी जो कॉस्ट लगी, उस कॉस्ट को आप इंटेंजिबल एसेट के अंदर रिकॉग्नाइज़ नहीं करोगे। ठीक है। कुछ और पॉइंट्स जैसे स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट है, आप रिकॉग्नाइज़ नहीं करोगे, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गई, ओपनिंग सेरेमनी हो गई, प्रमोशन, स्टार्टअप, ऑपरेशनल लॉस शैल बी एक्सपेंस्ड ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा एसएपी, एसएपी को जब आपने इंस्टॉल कराया, इंस्टॉल कराने के बाद आपने अपने स्टाफ को कोई इसके अंदर क्लासेस दी, आपने अपने स्टाफ को ट्रेन किया कि कैसे इस एसएपी को आपने एक्सेस करना है, कैसे आपने इसको यूज़ करना है।
तो जो भी आपकी खर्चा है, जो भी आपके एक्सपेंस लगे, आपने अगर उठा के सीधे इंटेंजिबल एसेट एसएपी के अंदर कैपिटलाइज कर दिया। आंसर इज नो, आपको वो अलाउड नहीं करता कैपिटलाइज करना। कोई भी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, ओपनिंग सेरेमनी की कॉस्ट है, प्रमोशन, स्टार्टअप, ऑपरेशनल लॉस, जो भी जितने ऐसे खर्चे आते हैं उसको आपने पीएल में चार्ज करना है, इंटेंजिबल एसेट के अंदर कैपिटलाइज्ड नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सेकंड पॉइंट है डेफर्ड क्रेडिट। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर करता हूँ, जितने भी हमारे पॉइंट्स है ना, आप देखना इंड एस 16, इंड एस 38 और इंड एस 40, इन तीनों के कंसेप्ट कुछ कुछ मिलते जुलते कंसेप्ट होंगे। जब भी आप इंडेक्स पढ़ोगे ना, वाले 16, 38, 48, एक ही लाइन में रिवाइज करना है इसको, एक साथ रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या होगा, आपके कंसेप्ट ना इंटरलिंक हो पाएंगे, आपको समझ पाएगा कि इंडेक्स 16 में ये कंसेप्ट क्या कहता है और 38 में क्या कहता है, और ऐसी सेम हम 40 में पढ़ेंगे तो 40 में क्या कहता है। सेकंड पॉइंट है हमारा डेफर्ड क्रेडिट। डेफर्ड क्रेडिट आपकी बात करता है, when a company buys intangible asset, its cost is recorded at the cash price equivalent when you had pay if you bought it outright today। ये बात करता है, अगर आप उस किसी एसेट को मार्केट में परचेज करने जाते हो, अगर आप कैश इन अभी की इन कैश आप पेमेंट करते हो, आपको वो मिलता है 1 लाख रुपए का। अगर आप उसको डेफर्ड क्रेडिट करते हो, आप कहते हो कि नहीं मैं इसकी कॉस्ट इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा 3 साल 4 साल में। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं आपकी इसकी पेमेंट करूंगा 2 ईयर्स के अंदर, तो आपको पेमेंट करनी है 1,21,000। आपको 2 ईयर्स में पेमेंट करनी है 1,21,000, और अगर आप इन कैश आज ही पेमेंट करते हो तो 1 लाख। तो आपने जो 21,000 एक्सेस पे किया, ये ना इंटरेस्ट पोर्शन है। तो आप जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन है, ये एक्सपेंस आपका कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। इस इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए आपको देखना पड़ता है एक बार इंडेक्स 23, इंडेक्स 23 थोड़ी सॉरी, इंडेक्स 23 बोरोविंग कॉस्ट। जब आपका बोरोविंग कॉस्ट इंडेक्स आप पढ़ोगे, उसके अंदर अगर आपका इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग कैपिटलाइज कर सकते हो तो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, एक्विजिशन और डेफर्ड क्रेडिट। थर्ड आता है आपका एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। चलिए एक्सचेंज ऑफ एसेट को देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट का कंसेप्ट हमारा सेम एज इट इज जो अपने इंडिया 16 के अंदर पढ़ा था, सेम कंसेप्ट है, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार से। जब भी आपके पास कोई एक्सचेंज में इंटेंजिबल एसेट आती है, उस केस में सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्या इस एक्सचेंज का कोई कमर्शियल सब्सटेंस है या कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। आपका आंसर आता है कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग क्या है। दोस्तों, कमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग है, आपके जो एक्सचेंज हो रहा है, इससे आपकी क्या कंपनी के अंदर कोई बेनिफिट इन कमर्शियल टर्म्स कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला। क्या आपके बेनिफिट, आपकी कंपनी को इस एक्सचेंज से कोई बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आपने एसएपी है, कंपनी वन है जिसके पास एसएपी है, एक कंपनी टू है इसके पास भी एसएपी है। आपने इन दोनों में आपस में एक्सचेंज कर लिया सॉफ्टवेयर, तो क्या आप इसको कमर्शियल सब्सटेंस कहोगे। आंसर इज नो, कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं। इसका एग्जांपल दूसरा भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी एक्स ने फ्रेंचाइजी ली हुई है, फॉर एग्जांपल चायोस की। कंपनी एक्स ने फ्रेंचाइजी ली है चायोस की। एक कंपनी है वाई, कंपनी वाई ने भी फ्रेंचाइजी ली है, फॉर एग्जांपल डॉली चाय वाला की। बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर डॉली चाय वाला, आप सब जानते होंगे। तो कंपनी एक्स के पास फ्रेंचाइजी है चायोस की, कंपनी वाई के पास है डॉली चाय वाला की। इन दोनों ने क्या करा, अपने अपने लाइसेंस को एक्सचेंज कर लिया। कंपनी वाई ने कंपनी एक्स को दे दिया डॉली चाय वाले का लाइसेंस, कंपनी एक्स ने दे दिया वाई को चायोस का लाइसेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं डॉली चाय वाला, अभी आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्या है, उसके एक्सचेंज करने से कंपनी एक्स के पास क्या है, डॉली चाय वाले का लाइसेंस आया, और उससे उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में इंक्रीमेंट करने को दिख सकता है। अगर उसको ऐसा होता है तो क्या कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है कि आपका जो एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है। इन केस कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो क्या होगा, देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें समझना था कि एक्सचेंज कर रहे हो कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। आंसर इज कमर्शियल सब्सटेंस है, तो अलग ट्रीटमेंट है अकाउंट्स के अंदर। अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो ट्रीटमेंट अलग है। हम बात करते हैं सबसे पहले कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। हम ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट आपने जो मेजर करनी है जिसका कैरिंग अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी क्या करा, एसएपी का लाइसेंस वन दूसरी कंपनी का एसएपी का एक्सचेंज कर लिया। जो कॉस्ट आपकी बुक्स में थी उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लोगे जो वापसी आपके एक्सचेंज में आ रही है एसेट। एसएपी वन की जो कॉस्ट थी उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे एसएपी टू को। मतलब इंडियस कहता है, अगर आपका कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, जो आपकी कैरिंग अमाउंट है जाने वाली एसेट की, उसी अमाउंट पर आप रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आपका कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो इंटेंजिबल एसेट इज मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। जो आपकी एसेट आपकी बुक से निकल के जा रही है, उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, कोई गेन और कोई लॉस बुक नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है जी, हम बात करते हैं यहाँ पे जहाँ पर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। कंपनी एक्स ने अपने चायोस का लाइसेंस दे दिया कंपनी वाई को,
और कंपनी वाई से ले लिया डॉली चाय वाले का लाइसेंस। जैसे ही कंपनी एक्स के पास वाई से डॉली चाय वाले का लाइसेंस आया, उससे क्या हुआ, उसके रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ, उसका कमर्शियल सब्सटेंस आ गया यहाँ पे। जैसे ही ऐसा हुआ, आप यहाँ चेक करोगे, क्या आपके पास जो आपके चायोज़ का लाइसेंस गया, उसकी फेयर वैल्यू है आपके पास? आंसर इज यस। जो डॉली चाय वाले का लाइसेंस आ रहा है, उसकी फेयर वैल्यू है? आंसर यस। अगर आपके पास दोनों लाइसेंस की फेयर वैल्यू होती है, तो जो असेट आपकी बुक से निकल के जा रही है, उसकी फेयर वैल्यू भी आप रिकॉर्ड कर लोगे। देखो, फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड और असेट गिवन अप इज अवेलेबल। आपके पास दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो आप मेजर किस पे करोगे? फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। जो असेट आपकी बुक से जा रही है, उस पर आप रिकॉर्ड कर लोगे। अगर हम बात करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड की, आपके पास है, मतलब जो डोली चाय वाले का लाइसेंस आपके पास आ रहा है, उसकी फेयर वैल्यू तो है, पर आपके पास से जो चायोज का लाइसेंस आ रहा है, उसकी फेयर वैल्यू आपके पास नहीं है। इस केस में क्या करोगे? जो आपकी फेयर वैल्यू एसेट एक्वायर्ड है, जो भी आपकी फेयर वैल्यू एसेट एक्वायर्ड है, आने वाली एसेट, उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है। हम बात करते हैं अगर फेयर वैल्यू ऑफ आने वाली एसेट, मतलब डॉली चाय वाले लाइसेंस की हमारे पास फेयर वैल्यू नहीं है, पर हमारे पास से जो चाय उसका लाइसेंस जा रहा है, उसकी फेयर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी एसेट जा रही है, मतलब कि जिस फेयर वैल्यू पे हमारी एसेट है, मतलब मेन इंडियस का फोकस है कि आप अपनी एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे फेयर वैल्यू पे। अगर आपके पास दोनों की फेयर वैल्यू है, तो जो आपकी एसेट जा रही है, उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो। अदरवाइज आपके पास कोई भी एक फेयर वैल्यू है, उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे अपनी एसेट को। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पास जो एक्वायर करी वो भी और जो गिवन अप करी दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है, उस केस में क्या होगा? फिर क्या करो, आप जो आपकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट है, उसी अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर लो। जो आपकी बुक्स में एसेट गिवन अप की कैरिंग अमाउंट है, उसी पे रिकॉग्नाइज कर लोगे। मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। ठीक है। मेन हम बात करें, हमें ये समझ में आया इस इंडेस के अंदर, एक्सचेंज के अंदर वो बात करता है, आपको अपनी जो एसेट की रिकॉग्निशन करनी है, एसेट को जो रिकॉर्ड करोगे, वो आप करोगे फेयर वैल्यू। मतलब ये आपको फेयर वैल्यू फोकस्ड है। आप इसमें एक जनरल सी बात याद कर सकते हो, कभी भी एक्सचेंज होगा, तो आपको फेयर वैल्यू को ही प्रायोरिटी देनी है। इन केस दोनों की फेयर वैल्यू है, तो एसेट गिवन अप की देनी है। इन केस दोनों की ही फेयर वैल्यू नहीं है, तो आपके पास जाने वाली एसेट की कैरिंग अमाउंट रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है जी। हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए: एक्विजिशन ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट, डेफर्ड क्रेडिट और एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। बहुत बार क्या होता है, कभी भी किसी कंपनी के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, कोई एंटिटी एक्वायर कर रही है किसी अदर एंटिटी की एसेट्स को अंडर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। अंडर द बिजनेस कॉम्बिनेशन किसी अदर एंटिटी को एक्वायर कर रही है। उस केस में क्या है, जो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट भी हमारी बुक्स में चल के आ रहे हैं, उन एसेट को हमें लेके आना होगा फेयर वैल्यू पे। इंडेक्स 38 बड़ा क्लियर कहता है, जब भी आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो, वहां से इंडेक्स 38 जितनी भी इंटेंजिबल एसेट लेकर के आओगे, वो आपकी रिकॉर्ड होनी चाहिए किस पे? फेयर वैल्यू पे। बड़ा क्लियर पॉइंट है यहाँ पर, फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर, अगर हमारे पास कोई इंटेंजिबल एसेट आ रही है, उसकी हम फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, फेयर वैल्यूएशन नहीं करा सकते, उस केस में क्या होगा? अगर आप उसकी फेयर वैल्यू नहीं करा सकते, उसको अमाउंट आपको लेना होगा जीरो। आपको अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। इंडेक्स सिंपल कह रहा है कि भाई, अगर आपको कोई भी इंटेंजिबल एसेट को लेके आओगे अंडर द बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे लेके आओगे। अगर फेयर वैल्यू नहीं है, उसकी अमाउंट लोगे जीरो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे लिया है, परचेज कंसिडरेशन आपका है 100 रुपीज। आपकी लेस करो फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, फेयर वैल्यू आपकी आ गई 90। जो आपका 10 का डिफरेंस है, वो आ गया आपका गुडविल का। हम बात करते हैं, सर आप अभी कह रहे हो कोई ऐसी एसेट जिसकी हमें फेयर वैल्यू नहीं पता। फॉर एग्जांपल, ये 90 की जगह हो जाती है 80, तो ये 10 की जगह क्या हो जाएगा? 20। तो जो हमारा इंटेंजिबल वाली अमाउंट है, वो कहाँ चली गई? उसकी चली गई अब इंटेंजिबल के अंदर चली गई, गुडविल के अंदर चली गई। तो हमारा सिंपल सा क्लियर है यहाँ पे बड़ा, कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर एसेट आएगी तो फेयर वैल्यू पे ही आएगी, नहीं आएगी तो उसकी वैल्यू जीरो ले लोगे। और हम क्या करते हैं, इंटेंजिबल एसेट को तो हम एमोटाइज करते हैं, पर हम गुडविल को कभी एमोटाइज नहीं करते। गुडविल को हमने एज पर द इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं हमेशा। ठीक है जी, यहाँ तक भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ई पॉइंट। आपकी कोई ऐसी एसेट जो आपने इंटरनली जनरेट करी है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल, डेफर्ड क्रेडिट, एक्सचेंज, बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब पढ़ लेते हैं इंटरनली जनरेटेड एसेट। इंटरनली जनरेटेड एसेट की बात करते हैं, तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ज्यादातर देखा जाता है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो एक अच्छा कंसेप्ट यहीं से बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। हम बात करते हैं इंटरनली जनरेटेड क्या चीज होती है। इंटरनली जनरेटेड हो सकती है आपकी कोई गुडविल, कोई ब्रांड नेम, कोई कस्टमर का डेटा, कोई ट्रेडमार्क या टाइटल। इंडेस 38 कहता है डेफिनेशन के अंदर कि आप कौन सी असेट को हम इंटेंजिबल बोलेंगे, जिसको आइडेंटिफाइबल भी है, नॉन मॉनिटरी भी है, इसका फिजिकल सब्सटेंस भी है। अगर आपके तीनों पॉइंट क्लियर हैं,
फिर आप आओगे जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पे, वहाँ हम बात करते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड की। अगर ये आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, डेफिनेशन प्लस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, तभी आप रिकॉर्ड करोगे। अच्छा आप बताओ, आपकी कंपनी की बहुत बड़ी गुडविल है आज, क्या आप उस गुडविल की कोई कॉस्ट मेजर कर सकते हो? आंसर इज नो। आपकी क्या कोई कॉस्ट लगी उस गुडविल को बनाने में? कोई कॉस्ट नहीं लगी। आपका क्या था, एक आपका हार्ड वर्क था जिसकी थ्रू थ्रू आपकी एक मार्केट के अंदर गुडविल क्रिएट हो गई, बट उसको आप अपनी ऐसे बुक्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के अंदर आया इंटरनल जनरेटेड। तो इंटरनल जनरेटेड क्या चीज होती है? इंटरनल जनरेट होती है कोई भी आपकी फ्यूचर प्लान है जिसके ऊपर आपकी अभी रिसर्च और चल रही है, रिसर्च या डेवलपमेंट हो रही है। अगर कोई आपकी R&D चल रही है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, तो उसकी बात करता है इंडिया की R&D से रिलेटेड कोई चीजें हैं, तो आप उसको कहोगे इंटरनली जनरेटेड एसेट्स। ठीक है, R&D की बात करते हैं। देखो, अगर आपका कोई ऐसा कोई भी आपका कोई फॉर्मूला बना रहे हो, कोई भी ऐसी चीज बना रहे हो जिसके अंदर आपकी रिसर्च चल रही है, अगर आपकी रिसर्च रिलेटेड चीज जितनी भी होंगी ना, सारे के सारे एक्सपेंस आपके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अगर आपका कोई प्रोडक्ट, आप कोई फॉर्मूला बना रहे हो, वो अगर रिसर्च फेज में है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। जब वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, उस फॉर्मूले से आप कुछ अपना प्रोडक्ट डेवलप करोगे फाइनल, जब आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी मिल जाएगी, तो आप उसको क्या करोगे, डेवलपमेंट फेज में लेके आओगे। जब डेवलपमेंट फेज में आ जाएगा, जो भी उसके एक्सपेंस होंगे उसको आप कैपिटलाइज कर पाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टाटा टी। टाटा टी ने देखा आजकल भाई चाय की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। चाय की डिमांड क्या है? आपको सिर में दर्द हो रहा है, भाई चाय पी लेते हैं। आज कोई टेंशन है, चाय पी लेते हैं। ऑफिस में कोई टेंशन, भैया चाय पी लो। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, चाय पी लो। तो सिंपल सी बात है, दोस्त कहता है कि चाय पी लो, तो टाटा टी को लगा यार चाय की तो मार्केट के अंदर बहुत डिमांड है, चलो टाटा टी ने क्या किया, क्यों ना मैं एक रेडी टू ड्रिंक टी बनाऊं। टाटा टी ने रिसर्च करी कि चाय की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो क्यों ना मैं एक रेडी टू ड्रिंक एक बनाऊं, रेडी टू ड्रिंक टी। तो जब टाटा टी ने सोचा कि एक फॉर्मूला ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करें, सिर्फ हॉट वाटर लो, उसके अंदर उसका पाउडर मिक्स करो, सीधा वो चाय बन जाएगी। तो टाटा ने क्या किया, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी। पहले कस्टमर के टेस्ट को चेक किया, कैसे प्रेफरेंसेस हैं। डिमांड को चेक किया कि लोग किस किस टेस्ट की, किस किस फ्लेवर की, कैसे कैसे चाय पीना चाहते हैं। उसके बाद जब उसने ऐसे जब टी को बनाया, उसने पाउडर को, उसके अंदर देखा उसने कौन कौन से फ्लेवर्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे कौन कौन से, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी। मतलब जैसे ही उसने रिसर्च करी, तब उसके रिसर्च फेज में थी, ऐसे जितने भी उसके जो एक्सपेंस हुए रिसर्च वाले, ये सारे सारे एक्सपेंस जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। जब टाटा ने एक फॉर्मूला बना लिया जिसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी निकल के आई कि हाँ अब ये मार्केट में सेल आउट हो सकता है, जब फाइनल आपने डेवलपमेंट फेज में आप आए, जितने भी खर्चे अब आपके उस फॉर्मूले से रिलेटेड हो रहे हैं, तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड होने वाले खर्चों के ऊपर अब जो खर्चे होंगे उसको आप कैपिटलाइज कर लोगे। ठीक है, अपने फॉर्मूले के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि इंडेक्स के अंदर लिखा क्या। देखो, रिसर्च फेज की बात करते हैं। कोई भी प्लानिंग है, उस प्लानिंग कर रहे हो, कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि क्यों कोई नए फॉर्मूले को, कुछ नई नॉलेज लेने के बारे में, तो आप क्या करोगे, जितने भी खर्चे होंगे आप उसको P&L के अंदर चार्ज कर दोगे। शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट, उसको आप एसेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर हम बात करते हैं, हमने किसी अभी ऊपर एक कंसेप्ट पता है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या था, हम किसी भी एसेट को, इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करेंगे तो फेयर वैल्यू पे करेंगे। अगर हम कोई ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी किसी फॉर्मूले पे रिसर्च कर रही है, उस रिसर्च फेज में है, उस रिसर्च फेज में हमने कंपनी को बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर एक्वायर किया, तो जब हम रिसर्च फेज को लेके आएंगे, उसकी फेयर वैल्यू पे उसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज इंटेंजिबल एसेट। अगर आपकी खुद की कंपनी रिसर्च कर रही है, जितने भी एक्सपेंस है PL में जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो अंडर द बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो किसी फॉर्मूले पे रिसर्च कर रही है, तो उस रिसर्च की फेयर वैल्यू कराओगे, उसको अपने यहाँ पे कैपिटलाइज कर लोगे। ठीक है, डेवलपमेंट फेज, जब आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाएगी, जब आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया एक फॉर्मूले के ऊपर, अब उस नॉलेज को आप अप्लाई करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, तो उससे क्या होगा, तो आप अपनी एक्सपेंडिचर जितने भी करोगे उस फेज के अंदर, डेवलपमेंट फेज के अंदर, तो उसको रिकॉग्नाइज करोगे एज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी, कैपिटलाइज कर देंगे इंटेंजिबल एसेट। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो हमारा सबसे अभी तक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट था। हमारा लास्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। हम बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर, कोई भी इंटेंजिबल एसेट आप एक्वायर करते हो, उसके अंदर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है या फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्वायर करते हो, तो इंडिया 38 क्या कहता है कि आप उसको रिकॉग्नाइज करो उस कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे आप एक्चुअली में लेकर के आ रहे हो। हम बात करते हैं आज की डेट में क्या है, कंपनी इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। सोलर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है। अब क्या करा, सोलर के लिए जो भी
पावर जनरेट होंगी, उसके लिए जो आपने लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट से, उसकी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 10 करोड़। गवर्नमेंट ने कहा ये लाइसेंस आपको 5 करोड़ एज ए गवर्नमेंट ग्रांट, तो आपको 5 करोड़ में मिल जाएगा। तो इंडेस 38 कहता है जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, तो आप अपनी एसेट को रिकॉग्नाइज करो 5 करोड़ पे। ये प्रेफरेबल है, आप चाहो तो उसको 10 करोड़ पे रिकॉग्नाइज करो और 5 करोड़ को अलग से गवर्नमेंट ग्रांट की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, अल्टरनेटिव इंडेस कहता है कि आप चाहो तो इसको नॉमिनल वैल्यू पर भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपका आता है, गवर्नमेंट ग्रांट का भी कंप्लीट होता है। आपके 6 पॉइंट मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट हो गए कंप्लीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा एक्विजिशन मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट आफ्टर रिकॉग्निशन। जब आपने एक बार इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर लिया, फर्दर इसको ईयर एंड पे अब आपने कौन सा मॉडल यूज करना है, चाहे तो आप कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हो, आप चाहे तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर सकते हो। पर जो आप ये मॉडल यूज करोगे, आप कंसिस्टेंटली एंटायर क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली एंटायर क्लासेस पे आप चाहो तो कॉस्ट मॉडल लगाओ, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाओ, पर आप जब एक बार जो मॉडल अडॉप्ट कर लोगे, आपको उसी मॉडल पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ठीक है। हमारी रिवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? क्या हम हर साल फ्रीक्वेंटली हर साल रिवाइज कर सकते हैं अपनी वैल्यू को, या हर साल हम फेयर वैल्यू पे लेके आ सकते हैं? आंसर इज यस। अगर आपको लगता है कि आपके एसेट के अंदर सिग्निफिकेंटली चेंज आते हैं, आप एनुअली रिवैल्यूड कर लो। आपको लगता है नहीं, आपकी एसेट का इनसिग्निफिकेंट चेंज है, आप 3 टू 5 ईयर्स के अंदर भी रिवैल्यूड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। जब आप एमोर्टाइज करोगे अपनी रिवैल्यूड एसेट को, कैसे करोगे? देखो, 2 अप्रो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप अपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया, तो आपको अपनी एसेट की कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के होते हैं 2 मेथड, एक होता है एलिमिनेशन अप्रोच, सेकंड होती है रीस्टेटमेंट अप्रोच। एलिमिनेशन अप्रोच से कहती है कि आप अपना जितना भी अमोर्टाइजेशन का अमाउंट है, जितना भी इंटेंजिबल एसेट को आप अमोर्टाइज करोगे, जो आपका एक्यूमुलेट हुआ है, उसको एडजस्ट कर दो कैरिंग अमाउंट से। एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कैरिंग अमाउंट है 100, अमोर्टाइजेशन एक्यूमुलेट होते 25, यहाँ वैल्यू आ रही 75। फिर आपने 75 को रिवैल्यू जब किया, ये आपकी निकल के आई 120। तो ये कंसेप्ट कहता है एलिमिनेशन अप्रोच कि आप 100 माइनस 25 कैरिंग अमाउंट लोगे 75, फिर आप फर्दर कैरिंग अमाउंट लोगे, सॉरी 100 माइनस 25 75, रिवैल्यूड अमाउंट आ गई आपकी 120। फिर जब आपकी जो कैरिंग अमाउंट हो जाएगी, अब वो हो जाएगी 120, अब माइनस डेप्रिसिएशन जो आप लगाओगे स्टार्टिंग से लगाओगे, यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, रीस्टेटमेंट अप्रोच। पहली अप्रोच एलिमिनेशन, सेकंड है रीस्टेटमेंट अप्रोच। रीस्टेटमेंट अप्रोच में क्या कहता है, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन है, आप उन दोनों को ही इन्फ्लेट कर दो, उन दोनों को ही एडजस्ट कर दो। देखो, ओरिजिनल कॉस्ट थी आपकी फॉर एग्जांपल 1 लाख की, उस पे एमोर्टाइजेशन था 20,000, तो कैरिंग अमाउंट आ गई 80,000। जब आपने उसकी फेयर वैल्यूएशन कराया, वो आ गई 1,20,000। 1,20,000 आने के बाद जब आपने रीस्टेटमेंट करना है, तो वो क्या कहता है कि आपको प्रोपोर्शनेटली इन दोनों अमाउंट में भी एडजस्ट करो। जैसे हमारा क्या था अभी, यहाँ पे 80,000 है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 80,000, हमारे कैरिंग अमाउंट आ रही है 125% ऑफ जो हमारी नेट अमाउंट है, नेट कैरिंग अमाउंट है। एमोर्टाइजेशन कितना आ रहा है आपका, आपका 20,000 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25% ऑफ कैरिंग अमाउंट। जो आपकी फाइनल कैरिंग अमाउंट है, उसकी जो एमोर्टाइजेशन की परसेंटेज है वो 25% है। फिर हमने क्या किया, मार्केट वैल्यू देखी, जो मार्केट वैल्यू देखी 1,20,000 देखी। आप क्या करो, सेम परसेंटेज फिट कर दो ओरिजिनल कॉस्ट एमोर्टाइजेशन पे। 1,20,000 का 125% लगा दो, 1,20,000 का 25% लगा दो, तो आपका क्या, आपने अगर एडजस्ट कर दिया 150, अमोर्टाइजेशन कर दिया 30 का, आपकी रीस्टेटेड कैरिंग अमाउंट आ गई 1,20,000, जो आपकी मार्केट की वैल्यू भी है। इस आप कंसेप्ट को दोबारा से आप अच्छे से रीड आउट करोगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके आरटीपी एमटीपी के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप स्टडी मैट के अंदर भी जाओगे, उसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है, आप उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 7th पॉइंट आता है, जब आप रिवैल्यूएशन करोगे तो क्या ट्रीटमेंट करोगे गेन और लॉस का। जो भी आपका रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। चलिए बात करते हैं। अगर आपकी फॉर एग्जांपल किसी कंपनी है, कंपनी के अंदर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होता है, अगर आपकी कंपनी के अंदर इंटेंजिबल एसेट का फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है, जो भी आपका रिवैल्यूएशन का गेन आएगा, उसको आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ऐड करोगे। साथ में उसका सेकंड इंपैक्ट जाएगा बैलेंस शीट के अंदर अदर इक्विटी में। अदर इक्विटी में जाएगा एज ए रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जब हमने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, गेन नहीं आया, लॉस आ गया, लॉस के केस में होगा सिंपल, आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसको चार्ज कर दोगे और आपका इक्विटी के अंदर इंपैक्ट रिटेन अर्निंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की। हमने क्या करा, हमने फर्स्ट टाइम जब रिवैल्यू किया, आपको गेन आया, गेन आया तो आपने क्या ओसीए में ऐड किया और रिवैल्यूएशन रिजर्व में ऐड कर दिया। लॉस आया, पीएल में चार्ज किया, रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर दिया। ठीक है। हम बात करते हैं
सब्सिक्वेंटली क्या होगा, पहले साल आपने लॉस या गेन बुक कर लिया, जब उसके फर्दर सेकंड ईयर आया, फिर अगर दोबारा से गेन लॉस हुआ तो क्या ट्रीटमेंट होगा? तो सिनेरियो में आते हैं, देखो, पहली बार वो आपको फर्स्ट टाइम जब आपने रिकॉर्ड किया तो गेन हुआ, ठीक है, गेन हो गया। सेकंड टाइम क्या हुआ, फर्दर फिर से आपको गेन हो गया। जब सेकंड टाइम फिर से गेन हुआ, फिर क्या करो, दोबारा से अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ऐड करो, साथ में रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग में रिवैल्यूएशन रिजर्व अदर इक्विटी में ऐड कर दो। सिंपल हो गया यहाँ पे। सर हमारा तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन गेन था, लेकिन सेकंड टाइम पे जब हम आए ना तो हमारा फिर से लॉस हो गया। ओह! पहली बार गेन था फिर लॉस हो गया। उस केस में आप क्या करोगे, जितना भी आपका पहले गेन हुआ, उस गेन को ऑफसेट करोगे, जो आपका लॉस हुआ उससे। फिर भी फर्दर कोई लॉस बच गया, तो आप पीएल में चार्ज करोगे। एग्ज़ाम्पल देखो, आपके पास एसेट थी ₹100 की, उसके बाद आपने जब 120 की फेयर वैल्यू देखी उसकी, तो आपने क्या किया, प्लस कर दिया 20, ये आपने ओसीआई प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट कर दिया। फिर आप नेक्स्ट ईयर आए, आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट इसकी वैल्यू आ गई 110, ₹10 नीचे आ गई। अब क्या होगा, -10 करोगे। अब -10 जब कब करोगे, क्या इसको आप सीधा-सीधा अदर एक्सपेंस या मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दोगे? आंसर इज़ नो, पीएल में चार्ज नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जो आपका ऑलरेडी 20 है, इससे ऑफसेट करोगे, इससे एडजस्ट करोगे, इससे एडजस्ट करोगे आप। अच्छा, मान के चलो ये आपका हो जाता 110 की जगह 90, तो आपका 10 की जगह कितना लॉस होता है? यहाँ पे -30। तो आप क्या करते, इस 30 में से पहले ये +20 एडजस्ट होते, ये ओसीआई से होता एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व से, और जो आपका +10 का डिफरेंस बचता, इसको आप एडजस्ट करते अदर एक्सपेंस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और अपना रिटेन अर्निंग के अंदर। दो हमने क्या देखा, आपका जब पहली बार गेन आया ओसीआई, सब्सिक्वेंट फिर गेन आया तो ओसीआई, पहली बार गेन था, सब्सिक्वेंट लॉस आया, जितना एडजस्ट हो सकता है ओसीआई से कर लो, बाकी जो बचेगा पीएल में चार्ज कर दो। अच्छा सर, लेकिन हो सकता है हमारा पहली बार में लॉस था, फर्स्ट टाइम में लॉस था, ठीक है। सेकंड टाइम में क्या हुआ, हमारे को फिर से लॉस हो गया, फिर तो क्लियर है, पहली बार लॉस था, कहाँ गया, पीएल में गया, सेकंड बार लॉस हुआ, फिर कहाँ जाएगा, दोबारा से पीएल में चला जाएगा। अच्छा, पहली बार लॉस था, दूसरी बार आए तो गेन आ गया, फिर गेन आ गया तो क्या होगा, पहले जितना लॉस बुक किया आपने उसको रिवर्स करोगे, उसके बाद जो गेन बचा, अगर गेन बचता है तो ओसीआई में जाएगा, नहीं बचा तो सिर्फ पीएल से एडजस्ट हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे खत्म। तो हमारा इस पॉइंट में भी क्लियर होता है यहाँ पे कि रिवैल्यूएशन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना होगा, इसमें से ना एमसीक्यू बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको घुमा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट टाइम पे लॉस था, फिर गेन आया, या पहले गेन था फिर लॉस हुआ। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर रखना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट है, जब भी आप असेट को सोल्ड करोगे, बेच दोगे या रिटायर कर दोगे या उसका यूज़ करना बंद कर दोगे, तो जो भी आपका रिवैल्यूएशन का गेन होगा, वो सीधा-सीधा रिटेन्ड अर्निंग के अंदर चला जाएगा। जो भी आपका जितना भी आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव में गेन आया था, जो आपने रिवैल्यूएशन रिज़र्व क्रिएट किया था, उस रिज़र्व को आप रिटेन्ड अर्निंग में ऐड बैक कर दोगे। ठीक है? हम बात करते हैं अगला, इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If the asset is still being used, part of the surplus can be transferred gradually based on the difference between amortization on the revalued amount and original cost. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। आपका इसमें एग्जांपल लेंगे, एक सेकेंड, हम बात करते हैं आपका, आपने एक असेट की कैरिंग अमाउंट थी 100, इसको जब आपने रिवैल्यू किया, आपने कर दिया 150 पे रिवैल्यूड। जब ये 100 पे थी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा था 10 का। सॉरी, जब आपकी एसेट 100 की थी, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कर रहे थे आप 10 का, सॉरी डेप्रिसिएशन लिख दिया मैंने, ये आपका इंटेंजिबल एसेट में अमोर्टाइजेशन होता है, अमोर्टाइजेशन करते हैं अपन 10 का। जब आपकी रिवैल्यूएशन होगी 150 हुई, तो आपका अमोर्टाइजेशन हो रहा है 15 का। पहले एसेट 100 की थी तो अमोर्टाइजेशन 10 का कर रहे थे, रिवैल्यूएशन हुआ 150 की हुई तो 15 कर रहे थे। जब आपने रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन क्या होगा, तो आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्लस करा होगा 50, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब आपका रिवैल्यूएशन हुआ तो उसकी वजह से जो अमोर्टाइजेशन में इंक्रीमेंट आया वो आया 5 का। जब आपका अमोर्टाइजेशन ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ, आपका प्रॉफिट कम हो गया। जब आपका अमोर्टाइजेशन ज़्यादा हुआ तो उसका आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो पीबीटी का नंबर था वो हुआ कम। इससे क्या हुआ, प्रॉफिट आपका सप्रेस, प्रॉफिट कम हो गया। तो इंडेक्स कहता है कि जितना इम्पैक्ट आपके इंक्रीमेंट डेप्रिसिएशन की अमोर्टाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट आया, उस इम्पैक्ट को आप एडजस्ट करोगे, इस 5 को एडजस्ट करोगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। देखो, आपका पहले क्या हुआ, जब आपने अमोर्टाइजेशन बढ़ाया तो उससे आपका इंक्रीमेंट हुआ अमोर्टाइजेशन में ₹5 से, मतलब पहले 10 था तो 15 हो गया, तो आपके प्रॉफिट पे 5 का इम्पैक्ट आया।
तो जितना इम्पैक्ट आया उतना ही आप इम्पैक्ट एडजस्ट करोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व और ओसीआई से, ठीक है? जिससे कि क्या होगा, आपकी एक ट्रू पिक्चर निकल के आएगी। अगर आप कॉस्ट मॉडल लगा रहे होते ना तो भी आपका फॉर्मूला प्रॉफिट सेम आएगा, रिवैल्यूएशन लगाया तो भी आपका प्रॉफिट सेम आया, ठीक है? नेक्स्ट जो भी हमारा इसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट आएगा वो हम देखेंगे इंडेक्स 12 के अंदर, डेफर्ड टैक्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यूजफुल लाइफ से रिलेटेड। यूजफुल लाइफ कहता है कि असेट की जो यूजफुल लाइफ है आपको चेक करनी पड़ेगी, क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, मतलब लाइफ अनलिमिटेड है या कोई लिमिटेड है। हम बात करते हैं अगर आपकी असेट की लाइफ लिमिटेड है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था सबसे पहला एसएपी का। एसएपी की लाइफ है 5 ईयर्स, आपने जो लाइसेंस लिया उसकी लाइफ है 5 ईयर्स। क्या जब आपने लाइफ 5 ईयर्स जस्ट 5 ईयर्स की लाइफ ली है, उसकी कंसिडर कर ली है, क्या आप देखो आप जब 5 साल बाद जाओगे कोई उसकी स्क्रैप वैल्यू सैलवेज वैल्यू बचेगी? आंसर इज नो। हम तो इसलिए कहते हैं कि इस फाइनाइट जब लाइफ होती है तो उस केस में इंटेंजिबल एसेट की कोई भी सैलवेज वैल्यू नहीं होती। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट हैविंग फाइनाइट लाइफ शुड बी अज्यूम्ड जीरो। उसकी लाइफ अगर फाइनाइट है तो आपको जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है वो जीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है? बात करते हैं इंडेफिनिट लाइफ की, जब लाइफ है अनलिमिटेड। देखो जब लाइफ लिमिटेड थी तो उसको तो ईयरली एमोटाइज आप कर रहे हो, जब लाइफ इनफाइनाइट है तो उसका एमोटाइजेशन तो होगा नहीं। उस केस में आप क्या करोगे, उसका इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे एनुअली। इस केस में क्या होगा, एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फोकस रखना होगा यूजफुल लाइफ के अंदर। यूजफुल लाइफ का मतलब सिंपल सा जानना को, लाइफ फाइनाइट है इनफाइनाइट है। फाइनाइट है तो उसका एमोटाइजेशन होता है, इनफाइनाइट है तो उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग टेस्ट होगी, सिंपल। और फाइनाइट लाइफ की रेजिडुअल वैल्यू होती है जीरो। पर क्या उसकी भी एक्सेप्शन हो सकती है? सर हमारे फाइनाइट लाइफ की भी अगर रेजिडुअल वैल्यू निकाल ले सकते हैं, आंसर ये उसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी कमिट करती है, जब इसकी लाइफ एंड हो जाएगी तो इसकी कुछ ना कुछ एक परचेज, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू रहेगी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। उस केस में क्या करोगे, आप उसकी रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर करोगे। या फिर कोई आपकी लगता है कि आपको लगता है कोई एक्टिव मार्केट है, जो आपने असेट को यूज़ किया, एट द एंड 5 साल के बाद कोई उसकी एक्टिव मार्केट है, उसकी जो आपका सैप है, एसआईपी के एसआईपी की कोई लाइफ होती नहीं है, तो उसको एक्टिव मार्केट है नहीं, कि मतलब 5 साल बाद ऐसा नहीं है कि उस लाइसेंस की कोई आपको वैल्यू देगा, कोई नहीं देगा। तो उस केस में आप क्या होगा, रेजिडुअल वैल्यू 0 रखोगे। पर आपकी कोई वैल्यू इंटेंजिबल एसेट के अंदर कोई आपकी वैल्यू रहती है, तो उस केस में क्या होगा, आप उसको कंसिडर कर लोगे, ठीक है? 9 पॉइंट आता है आपका रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट। कोई भी इंटेंजिबल एसेट को आप डी-रिकॉग्नाइज़ कर दोगे, कब-कब? या तो आप सेल कर दोगे सिंपली, या आपने कोई डोनेट कर दिया, या आप किसी फाइनेंस लीज़ के अंदर एंटर हो गए। फाइनेंस लीज़ में क्या होता है, जब आप फाइनेंस लीज़ करते हो, आपकी अपनी एसेट बुक से डी-रिकॉग्नाइज़ एसेट करते हो। फाइनेंस लीज़ का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आपने अपनी एसेट को अल्टीमेटली बेच ही दिया है, सोल्ड आउट ही कर दिया। तो क्या कहते हैं, अगर आपने सेल कर दिया, डोनेशन कर दिया, या फाइनेंस लीज़ के अंदर एंटर हो गए, तो उस केस में आप क्या करोगे, इंटेंजिबल एसेट को अपनी बुक से डी-रिकॉग्नाइज़ करोगे। ये तो डिस्पोज़ल की बात हो गई। अच्छा अभी बताओ, आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट है, पर उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात करती है एसएपी की। आज की डेट में आपने 5 साल के लिए एसएपी को परचेज़ कर लिया, ठीक है? आपने एसेट को रिकॉग्नाइज़ कर लिया। पर 3 साल बाद जाके देखते हैं कि आपकी यूज़ में ही नहीं रहा वो सॉफ्टवेयर। आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी आ गई, तो आपने क्या सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, या टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। उस केस में क्या होगा, तो आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पे इम्पैक्ट आया। जैसे ही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पे इम्पैक्ट आया, तो आपको अपने एसेट को डी-रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी आपका गेन और लॉस आए वो पीएल के अंदर आप रिकॉग्नाइज़ कर लोगे। ये थे हमारे 9 कॉन्सेप्ट्स। लास्ट 10वां कॉन्सेप्ट है डिस्क्लोजर। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको रीड कर लेना चाहिए। हो सकता है इंस्टीट्यूट कभी पूछ ले। देखो डिस्क्लोजर के अंदर क्या है, आपको बताना पड़ेगा कि जो आपकी इंटेंजिबल एसेट है उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है, उसका आपका अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या है, यूज़फुल लाइफ कितनी है, अमोर्टाइजेशन मेथड क्या है, और आपको एक टेबल बना के बतानी पड़ेगी, एक उसका पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा कि आपका ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितना, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितना है एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्या करते हैं हम, जैसे लिखते हैं ना ऊपर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, फिर एडिशन, डिस्पोजल, या कुछ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हो, कुछ फॉरेन का गेन लॉस, एक्सचेंज का गेन लॉस आता है, कोई रिवैल्यूएशन किया, तो आपने इसका पूरा एक टेबल, पूरा एक नोट्स के अंदर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये डिस्क्लोजर तो हमारे जनरल डिस्क्लोजर थे, ए बी सी डी, ये तो आपको हमेशा याद रहेंगे। पर ई एफ जी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जिसकी लाइफ है इंडेफिनिट, अगर आपके पास कोई ऐसी एसेट है जो इसके इंडेफिनिट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रीज़न, आपको अपना रीज़न भी डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि कैसे आप उसको इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हो, ठीक है? अगर आपने कोई भी इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करी बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, तो आपको उसका डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा। अगर आपका मेज़रमेंट मॉडल क्या है, कॉस्ट मॉडल है या फिर वैल्यूएशन मॉडल है, वो आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा।
अगर आपने कोई R&D करी तो रिसर्च के R&D में क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च फेज से एक्सपेंस पीएल में जाते हैं, डेवलपमेंट फेज को आप कैपिटलाइज करते हो। तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से खर्चे हैं, कितने खर्चे ऐसे हैं जो आपने रिसर्च फेज में पीएल के अंदर चार्ज करे हैं, उसको एक प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये हमारे 10 कंसेप्ट थे। फटाफट से हमने इस इंडेक्स को रिवाइज कर लिया। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से ऊपर। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जिसके अंदर क्या था, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। फिर नॉन एप्लीकेबल, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। इनिशियल रिकॉग्निशन, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, प्लस कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर होनी चाहिए। फिर हम मेजरमेंट ऑफ आई 6 तरीके थे मेजरमेंट के। फिर आफ्टर रिकॉग्निशन कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल था। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करोगे एलिमिनेशन अप्रोच या फिर आपकी रीस्टेटमेंट अप्रोच। फिर आप करोगे ट्रीटमेंट ऑफ गेन लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन है तो गेन लॉस सब्सिक्वेंट कैसे होगा, इनिशियली कैसे होगा देखा था। यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। रिटायरमेंट हमने देखा था, सोल्ड कर दिया आपने, या फिर आपने किसी को डोनेशन दे दिया, या फिर आपकी फ्यूचर बेनिफिट नहीं आ रहा तो डिस्पोज ऑफ कर दोगे। फिर लास्ट हमने देखे थे डिस्क्लोजर। तो आपके ये 10 पॉइंट थे। तो फटाफट से एक बार आपने इसके अभी वीडियो खत्म होने के बाद आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट के, आरटीपी के, एमटीपी के सब क्वेश्चंस करने हैं। देखो, आपको करना क्या है, आपने अभी आपने अभी सबसे पहले वीडियो देखी, फिर सेकंड आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, आपने क्वेश्चंस करने सॉल्व। क्वेश्चन कौन से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन और स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर नंबर थर्ड क्या होगा, एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखोगे, प्लस मैं ये नोट्स अपने शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करो, अच्छे से एक बार इसको पूरे को रीड आउट करो। आपका इंडेक्स हो जाएगा कंप्लीट। आपके एग्जाम के अंदर जो 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा वो 100% सिक्योर है। यहाँ से आप ये वीडियो सुनोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, नोट्स को रीड आउट करो, आपका पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। सो यही था इस वीडियो के अंदर, इंडेक्स 38 के अंदर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।